हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डेली जैसा हमारा सेशन आता है करंट अफेयर्स का, उसी तरह का आज हम फिर सेशन लेके आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का। और इसमें सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम के लेवल पे, चाहे आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेंट्रल के एग्ज़ाम्स हैं या स्टेट्स के एग्ज़ाम्स हैं, किसी भी तरह के एग्ज़ाम की, उसमें सभी एग्ज़ाम्स में ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इससे जो है नोट्स बनाइए। इसका जो पीडीएफ है वो आपको जो है इसमें लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन इसका डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो दिया हुआ है। उस पर जाके जो है आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर दीजिए। अपने दोस्तों को इस सेशन को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है मदद मिले, ठीक है। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल 1000 लिस्ट है, 2025 की एक लिस्ट निकालता है ये। हुरून ग्लोबल 1000 सूची निकालता है। इसके अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है, वैल्यूएबल कंपनी ऑफ वर्ल्ड। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो है वो कौन सी है। मार्केट कैप के हिसाब से ये डिफाइन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या है उत्तर, ख, एनवीडिया इसका उत्तर है। एप्पल, गूगल, अमेजन नहीं, एनवीडिया इसका जो है उत्तर है, ख इसका उत्तर है। देखिए, हुरून ग्लोबल 1000 सूची में एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। क्या है, सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया बनी है। कंपनी का वैल्यू कितना आका गया है, 383 लाख करोड़ रुपया आका गया है। भारत का इसमें जो है यूके के बराबर 40 कंपनियां शामिल है, यानी 1000 में 40 कंपनियां, 1000 का लिस्ट है उसमें 40 जो है वो भारतीय हैं, ठीक है। सूची के टॉप 100 में, अगर टॉप 100 की बात करें तो टॉप 100 में भारत का 2 कंपनी है, भारत का 2 कंपनी है, 2 क्वाय है, 2 कंपनी है। कौन कौन सी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये कितने नंबर पे है, 74 नंबर पे। और दूसरा कौन है, एचडीएफसी बैंक, ये कितने पे है, 98 नंबर पे। तो ये 2 जो है टॉप 100 में है, बाकी कंपनियां काफी पीछे हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की इन 1000 में से 410 कंपनी, सबसे ज्यादा कंपनी अमेरिका की ही है। चीन की 158 है और जापान की 63 कंपनी है। अमेरिका का कंपनी छाई हुई है इसमें, इस ग्लोबल 1000 सूची में, है ना। इस सूची की टॉप 5 कंपनियों की अगर हम बात करें तो टॉप 5 कंपनी में पहला तो एनवीडिया, जो अभी इस क्वेश्चन का आंसर था, 383 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ, है ना। एप्पल उसके बाद दूसरे नंबर पर 330 लाख करोड़, माइक्रोसॉफ्ट 317.4 लाख करोड़, गूगल 274.8 लाख करोड़ और उसके बाद 5वें नंबर पे अमेजन 208.25 लाख करोड़ जो है ये इनकी जो है क्या है, मार्केट कैप है। और ये टॉप 5 कंपनियां हैं, टॉप 5, ठीक है। भारत का, यानी भारत की अगर बात करें तो भारत में शीर्ष कौन हो गया, भारत का शीर्ष हो गया रिलायंस और दूसरे नंबर पर हो गया एचडीएफसी। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो रिलायंस 74वें नंबर पे और एचडीएफसी 98 नंबर पे जो है इस लिस्ट में है। कौन सा देश अपने संपत्ति कानून में बदलाव करके विदेशी नागरिकों को वहां संपत्ति खरीदने की अनुमति प्रदान करने जा रहा है। कौन सा देश ऐसा कर रहा है, पहले यहाँ पे यानी लोग वहां पे जो है लोग वहां अब क्या कर सकते हैं, बाहर के यानी विदेशी, दूसरे देशों के लोग, विदेशी लोग वहां क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यही कह रहा है क्वेश्चन, है ना। यानी एक लॉ बना दिया गया है, पहले तो अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, बट अब जो है बाहर के लोग वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो किसने ये फैसला लिया है, तो ये फैसला लिया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब गो इसका उत्तर है। सऊदी अरब ने जो है जनवरी 2026 से जो है अपनी संपत्ति कानून में बदलाव करके विदेशी नागरिकों को वहां संपत्ति खरीदने की अनुमति प्रदान करने जा रहा है।
लेकिन इसमें एक रूल लगा दिया कि जो उनके पवित्र ये हैं, क्या नाम, शहर हैं, पवित्र शहर कौन सा हो गया, मक्का, मदीना, जेद्दा और रियाद, इन जैसे जो पवित्र शहर है उसमें आप जमीन जो है नहीं खरीद सकते हैं। उसमें कोई भी विदेशी जमीन जो है नहीं खरीद सकता है, विदेशी नहीं खरीद सकता। ठीक है, इन सब जगहों पे विदेशी नहीं खरीद सकता जो इनके पवित्र शहर हैं वहां पे। बाकी जगहों पे जो है जनवरी 2026 से जो है विदेशी जो है जमीन परचेज जो है, लैंड परचेज या संपत्ति परचेज कुछ भी जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये नया कानून सऊदी अरब ने लागू किया है। किसने? सऊदी अरब। राजधानी इसकी रियाद, रियाद है इसकी राजधानी। किस शहर में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP, ग्रैप, GRAP, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ठीक है, किस शहर ने बढ़ते, किस लिए लगाया? पॉल्यूशन, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, किसमें बढ़ती हुआ है? प्रदूषण में बढ़ोतरी के कारण ये प्लान जो है लागू किया है। क्या है प्लान, अभी बताते हैं आपको। तो आपको पता ही होगा, अभी काफी चर्चा में न्यूज में, नई दिल्ली में काफी प्रदूषण बढ़ा हुआ है, घना कोहरा छाया रहता है प्रदूषण के कारण। ठीक है, इसका असर अगल बगल के क्षेत्रों में भी। लखनऊ में अभी क्या हुआ था, T20 मैच होना था, T20 मैच क्या हुआ, कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। किस लिए? धुंध और उसी प्रदूषण के कोहरे की वजह से, धुंध और पॉल्यूशन की वजह से, है ना, रद्द हो गया। आसपास का क्षेत्र चंडीगढ़ भी काफी प्रभावित है। तो इसका उत्तर क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है नई ग्रैप लागू कर दिया है। ग्रैप क्या है? दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया है। यह दिल्ली NCR में क्या है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया आपातकालीन प्लान है। काफी ज्यादा प्रदूषण का लेवल जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI काफी हाई, 500 के पास पहुंच गया है AQI। ठीक है, इसको नियंत्रित करने के लिए, इसके तहत क्या होगा, अगर प्रदूषण बढ़ गया है तो नियम को क्या किया जाएगा, टाइट कर दिया जाएगा। हवा ज्यादा खराब होने पर क्या होगा, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे, निर्माण कार्य रोक दिए जाएंगे, डीजल जनरेटर पर रोक होगी और वाहनों संबंधित भी फैसले लिए जाएंगे। अभी वाहनों की भी एंट्री बैन कर दी है, आउटर वाहन की, आउटर वाहन, और उसमें भी जो भारत सीरीज के नंबर है BS3 से नीचे के सभी वाहन को बैन कर दिया गया है। कॉलेज और स्कूल्स को ऑनलाइन कर दिया गया है, इनको क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, वर्किंग प्लेस में 50-50 का रेशियो कर दिया गया है, 50 वर्क फ्रॉम होम, 50 वर्क फ्रॉम होम WFH और 50 जो है ऑफिस से, ये लागू कर दिया गया है। तो दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ये सब नियम जो है लागू किए गए हैं। अरब जगत का स्विट्जरलैंड किस देश को कहा जाता है? अरब जगत की बात कर रहा है, अरब इलाके का, अरब के जो कंट्रीज हैं उनका स्विट्जरलैंड किस देश को कहा जाता है? उत्तर है इसका ओमान। ओमान अभी काफी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? प्रधानमंत्री गए थे हमारे नरेंद्र मोदी विजिट में, तो ओमान के सुल्तान कौन है अभी? हैथम बिन तारिक। हैथम बिन तारिक है सुल्तान वहां के, कि कूटनीतियों की वजह से जो है ओमान को अरब जगत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इनकी जो कूटनीति है, जो राजनीति में उनकी उसको वो बहुत प्रभावी है, उसी के वजह से इनको जो है इस जो ओमान को जो है अरब जगत का स्विट्जरलैंड, और ये जो सुल्तान है हैथम बिन तारिक, इनको जो है द मीडिएटर भी कहा जाता है। मीडिएटर के नाम से भी ये मशहूर हैं। इनकी कूटनीतिक पहल के तहत जो है अमेरिका ईरान का जो झगड़ा हुआ था, इजराइल हमास का जो झगड़ा हुआ था, उसको भी जो है समाधान करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। यमन का जो संकट हुआ था उसमें ये एकमात्र ऐसा खाड़ी देश था, गल्फ कंट्री था, जो तटस्थ रहा था। उसने कोई न किसी एक का पक्ष लिया, ना इसका पक्ष लिया, ना उसका पक्ष लिया, और 25,000 से अधिक यमन शरणार्थियों को इसने शरण भी दी थी। ठीक है, सऊदी अरब हूती विद्रोह जो हुआ था उसमें 2023 में मस्कट में ही, जो मस्कट ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट, ओमान क्या है, ओमान की राजधानी ये देखिए यहां मैंने लिख भी दिया, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। तो इसकी जो डील हुई थी वो मस्कट में ही हुई थी, सऊदी अरब और हूती विद्रोह वाला।
ठीक है, यमन संकट, इजराइल हमास युद्ध, अमेरिका ईरान युद्ध, तो सब में जो है इस सुल्तान हैथम बिन तारिक की जो है बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। इन्हीं वजहों से इनको द मीडिएटर और ओमान को क्या कहा जाता है, अरब जगत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से एकदम समझिएगा और ध्यान रखिएगा। अभी ओमान काफी चर्चा में है, प्रधानमंत्री ने यात्रा की है ओमान की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो द मीडिएटर के नाम से ओमान के पूर्व सुल्तान, इनसे पहले कौन थे, कबूस नाम था उनका सुल्तान का, जिनकी मृत्यु के बाद हैथम सुल्तान बने। इसके पीछे एक कहानी भी है, इंटरेस्टिंग कहानी, कि ये जब ये कबूस की मृत्यु हुई तो इनको कोई पुत्र नहीं था, कबूस का कोई वारिस नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद ये 281 वर्षों से जो है ये हैथम का परिवार जो था यही चाहिए, ये जो है इनके चचेरे भाई थे, ठीक है। ये जो सुल्तान थे ये कबूस के चचेरे भाई थे, ठीक है। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है शाही महल से एक लाल लिफाफा निकला, लाल लिफाफा, और उस लिफाफे में जो है ये बताया गया कि सुल्तान कबूस ने जो है हैथम को जो है, हैथम बिन तारिक को जो है उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, और उसके बाद से वो जो है इस पद पे है, हैथम बिन तारिक। द मीडिएटर कहा जाता है इनको, और ओमान को अरब जगत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ओमान की राजधानी मस्कट। किस देश ने हाल ही में वहां हुए आतंकवादी हमले के बाद नए सख्त गन कानून GUN गन लॉ, ठीक है, बंदूक कानून न्यू लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब सिर्फ वहां के मूल नागरिकों को ही बंदूक का, जो वहां के परमानेंट मूल नागरिक हैं, बेसिक सिटीजन जो है वहां के, उन्हीं को जो है सिर्फ जो है लाइसेंस दिया जाएगा, बाहरी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो किसने, ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ है, कहां पे, सिडनी के बॉन्डी ब्रिज पे। तो ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो है हानुका समारोह चल रहा था, वहां यहूदियों का एक समारोह होता है हानुका, उसी में हमला किया, दो जो है बंदूकधारियों ने हमला किया उसमें, और उसमें लगभग 13 लोग जो है मारे गए। हमले के बाद सरकार ने नए गन कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। यह कानून के तहत क्या है, केवल ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ही गन लाइसेंस दिया जाएगा। एक व्यक्ति की बंदूकों की अधिकतम संख्या तय की जाएगी, कि भाई फिक्स किया जाएगा कि एक आदमी कितना बंदूक रख सकता है। कुछ भी खास प्रकार के बंदूकों को प्रतिबंध के दायरे में लाया जाएगा, कुछ ऐसे स्पेशल कुछ बंदूक हैं उनको जो है बैन कर दिया जाएगा। गन लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को ज्यादा सख्त बनाया जाएगा, ठीक है। आवेदन जब कोई व्यक्ति आवेदन करेगा तो उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी जो है वो शामिल की जाएगी, ठीक है। और प्रधानमंत्री, अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, उनके अनुसार जो है 1996 के सुधारों को भी लागू किया जाएगा। 1996 में भी इसी प्रकार एक आतंकवादी घटना के बाद जो है नए नियम लागू हुए थे, ठीक है। तो उसको भी जो है, उस सुधारों को भी सख्ती से लागू किया जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है स्ट्रिक्टनेस बढ़ाया गया है। भारत में सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम किस वर्ष के अंत तक लागू कर दिया जाएगा? अभी जो सड़क परिवहन मंत्री कौन है? सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सेंट्रल के, ठीक है। तो इनका एक अभी जो है इन्होंने लोकसभा में बताया है कि सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम जो है वो 2026 के लास्ट तक, इसका उत्तर है 26 के लास्ट तक जो है लागू कर दिया जाएगा। वर्ष 2026 के अंत तक पूरे देश में सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। क्या होगा? यह नई प्रणाली सैटेलाइट और एआई पर आधारित होगी। सैटेलाइट और प्लस एआई पर आधारित होगा। नंबर प्लेट पहचान तक नहीं होगा, नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। और फास्टैग का प्लस फास्टैग,
इन सब चीजों को मिला करके जो है ये जो है प्रणाली जो है ये चालू की जाएगी। इसमें क्या होगा, टोल पे कोई भी वाहन रुकेगा नहीं, 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जो है वो टोल पार कर सकेंगे, कोई भी रुकावट नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य क्या है, टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को शून्य करना। पहले नॉर्मल टोल जब चलता था, टोल कटाने में 3 से 10 मिनट का एवरेज ऑन एवरेज समय लगता था। उसके बाद जब फास्टैग आया तब भी इसकी समय जो है 1 मिनट से 1 मिनट के लगभग हो गई। अभी भी 1 मिनट लगता है अगर फास्टैग, क्योंकि बैरियर खुलने गिरने और उठने में और पैसे कटने में 1 मिनट का समय लग जाता है। तो उस 1 मिनट के समय को भी शून्य करने के लिए जो है सरकार जो है ये क्या जो नियम ला रही है, ठीक है, यानी उसको शून्य करने के लिए कि कोई भी उस पर जो है वो नहीं कटेगा, टाइम नहीं लगेगा, और कितनी भी आप रफ्तार में रहे, 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से भी अगर आप पार कर रहे हैं टोल को, तो आप जो है टोल पार कर जाएंगे। और आपके नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई करके जो है सैटेलाइट और एआई के माध्यम से आपका जो है टोल ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, आपके नंबर पे टोल का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम ईयर 2026 के लास्ट तक जो है लागू हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित क्या दीप दिवस किस देश में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीप दिवस किस देश में मनाया जाता है, तिब्बत। चीन और तिब्बत का काफी संघर्ष चल रहा है, चीन जो है तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। तो तिब्बत में क्या है, तिब्बत में तिब्बती पंचांग के अनुसार 10वें महीने की 25वीं तिथि को महान बौद्ध आचार्य कौन जोंग खापा की पुण्यतिथि के रूप में दीप दिवस मनाया जाता है। बौद्ध आचार्य थे जोंग खापा, उनकी पुण्यतिथि के रूप में दीप दिवस मनाया जाता है। जोंग खापा तिब्बती बौद्ध धर्म के गोलुक्पा संप्रदाय के संस्थापक थे। गेलुक्पा संप्रदाय है एक बौद्ध धर्म का, उसके संस्थापक थे। इसी संप्रदाय से संबंधित कौन है, दलाई लामा इसी से संस्था के इनकी संस्था जो है इसी गेलुक्पा संप्रदाय की संस्था है, ठीक है। ये जो दीप दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर किंग हाई प्रांत में स्थित है एक बौद्ध धर्म का बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल है टार मठ। ध्यान रखिएगा, टार मठ है, बौद्ध धर्म का स्थल है ये। यहाँ पे जो है भव्य कार्यक्रम आयोजित करके दीप दिवस जो है वो मनाया जाता है। काफी संख्या में दीप जलाए जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था में इनमें से किस स्थिति को गोल्डी लॉक्स की स्थिति कहते हैं, गोल्डी लॉक्स की स्थिति। ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस तरह के अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स वाले काफी क्वेश्चन आते हैं। देश की आय बढ़ रही हो और महंगाई भी बढ़ रही हो, यानी आय भी बढ़ा, आय प्लस और महंगाई प्लस। कौन नंबर यही कह रहा है, ख क्या कह रहा है, देश की आय बढ़ रही हो, आय तो प्लस हो रहा है, और महंगाई नियंत्रण में हो। महंगाई क्या है, अंडर कंट्रोल यानी माइनस में हो, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है हमारा, देश की आय घट रही हो, आय भी माइनस में चली गई हो और महंगाई भी घट रही हो, महंगाई भी घट रही हो, आय भी घट गया और महंगाई भी घट गया, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, देश की आय घट रही हो, आय जो है वो माइनस हो गया और महंगाई बढ़ रही हो, महंगाई प्लस हो गई हो। तो इस चारों में से कौन सा स्थिति जो है वो गोल्डी लॉक्स का सिद्धांत कहलाता है, गोल्डी लॉक्स की स्थिति कहलाती है अर्थव्यवस्था में। तो सबसे अच्छा इसमें आप देखिए, ये जो चार चीजें इसमें सबसे जो सही आपको ऐसे नॉर्मल उसमें भी आप देखें तो किसी भी व्यक्ति की आय अगर बढ़ेगी तो ठीक है, आय बढ़ेगी तभी अच्छा स्थिति उत्पन्न होगा, देश में आय बढ़ेगी तो अच्छा स्थिति उत्पन्न होगा। और आय बढ़ने के साथ साथ अगर महंगाई घट गई, महंगाई अंडर कंट्रोल हो गई तो क्या होगा, और सोने पे सुहागा हो जाएगा। भाई आदमी का आय था 100, पहले आय आदमी 100 रुपया कमा रहा था और खर्च हो जा रहा, महंगाई में उसका खर्च हो जा रहा था 80 रुपया, तो बड़ा समस्या था। अब जो है आय उसकी बढ़ा दी गई, 120 रुपया कर दी गई, और महंगाई को भी जो है वही 80 के आसपास रखा गया या 79 कर दिया गया या 81 कर दिया गया, मतलब बहुत अंडर कंट्रोल में रखा गया। तो उसके लिए तो फायदा हो गया ना, कहाँ उसको 20 रुपया बच रहा था उसके जगह पे उसको 20 और इधर 39 रुपया बचने लगा, अगर 120 रुपये उसकी आय हो गई है ना। तो देश की आय बढ़ रही हो और महंगाई नियंत्रण में हो, ख नंबर इसका जो है उत्तर है, ठीक है। देश की आय घट रही, ये सब गलत है,
ये सब गलत है। ख नंबर इसका सही उत्तर है। देश की आय बढ़ रही हो और महंगाई नियंत्रण में हो। आय बढ़ रही हो और महंगाई नियंत्रण में हो। जब किसी देश की आय तेजी से बढ़ रही हो और महंगाई भी नियंत्रण में हो, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती कर रहा हो, अभी कटौती हो रही है ना, तो इस स्थिति को अर्थव्यवस्था में गोल्डी लॉक्स कहते हैं। यह किसी भी देश के लिए सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि इसमें लोगों के पास काम होता है और सामान की कीमतें भी उनके बजट में होती है। आय बढ़ाने के लिए क्या है, वर्क होना चाहिए उनके पास, तभी तो आय बढ़ेगा उनके पास। तो काम लोगों को मिल रहा है, सामान की कीमतें क्या है, उनके बजट में है, उनको काम मिल रहा है, उनकी आय ज्यादा है। आय ज्यादा है, उस हिसाब से जो सामान की कीमतें हैं वो उनके बजट में है, कम है कीमतों का दाम। ठीक है, तो भारत में वर्तमान में जो है यही स्थिति है। ठीक है, भारत की स्थिति अभी गोल्डीलॉक्स वाली स्थिति है। हाल में इसका क्या हुआ था, रेपो रेट का घटा दिया गया था, 0.25% घटा के कितना कर दिया गया, 5.25% कर दिया गया। पहले 5.50% था। ठीक है ना, और दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर भी कितना 8.2% आया है। तो काफी सकारात्मक प्रभाव है अर्थव्यवस्था पर। इस स्थिति को और मजबूत करने के लिए क्या किया, आरबीआई ने और भी घोषणा की है, करीब 1.45 लाख का नकदी भी बढ़ाने का घोषणा किया है, बैंकों को पैसा देने का, बैंकों को कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, पैसा दे 1.45 लाख करोड़ जो है सिस्टम में ला रहा है, बैंकिंग सिस्टम में। तो इन सब चीजों से क्या होगा, अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो रही है और दुनिया में जो है अपनी भारत की अर्थव्यवस्था का काफी चर्चा भी चल रहा है। राष्ट्रीय ओनियन सेंटर, नेशनल ओनियन सेंटर, प्याज की बात हो रही है। प्याज नागपुर, नासिक, अहमदाबाद, नई दिल्ली। देखिए प्याज का सबसे अच्छा नासिक वाला प्याज कहते हैं ना, जब खरीदने भी जाते हैं तो बोलते हैं नासिक वाला प्याज जो है एकदम लाल लाल बढ़िया, एकदम जो होता है वो बढ़िया, एकदम नासिक वाला प्याज होता है। तो नासिक में ही नेशनल ओनियन सेंटर जो है स्थापना किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर तालुका के जयगांव में 2 एकड़ जमीन पर जो है नेशनल ओनियन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। स्थापना से क्या होगा, किसानों को सही दाम तथा उपभोक्ताओं को स्थिर कीमत पर प्याज जो है उपलब्ध होगा। नासिक स्थित लासल गांव का जो है कृषि उपज बाजार समिति, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ठीक है, एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो है कृषि उपज बाजार समिति, एशिया में प्याज का सबसे बड़ा बाजार है। ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार है प्याज का। ये लासल गांव कहां पे है, नासिक के पास ही लासल गांव है, नासिक में ही वहां पे है ये। ठीक है, तो नासिक का प्याज इसीलिए यहाँ फेमस है, यहाँ पे प्याज की उपलब्धता बहुत ज्यादा है और ये जो इसका बाजार है ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जो है यहाँ पे जो है नेशनल ओनियन सेंटर जो है वो स्थापित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, माइनॉरिटी की बात होती है, माइनॉरिटी राइट्स डे, माइनॉरिटी राइट्स डे। ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। 18 दिसंबर, गौ नंबर इसका उत्तर है 16, 17, 18 और 20 में से, है ना। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, जिनकी समुदाय कम है, मतलब जिनकी जनसंख्या कम है वही है अल्पसंख्यक। अल्प मतलब कम, संख्या मतलब संख्यक मतलब संख्या, अल्प कम संख्या वाले समुदाय जो हैं उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। हर वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सौहार्द और समानता के उद्देश्य से मनाया जाता है, जो हमारा संविधान भी कहता है कि सभी की रक्षा, सामाजिकता, समानता, सबको अधिकार जो है सब मिलना चाहिए, है ना। संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में जो है राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों हेतु एक घोषणा पत्र भी जारी किया था। 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने भी एक घोषणा पत्र जारी किया था, किसके लिए, जो जाति, धर्म और भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके संबंधित अधिकारों हेतु। इसी के अनुपालना में जो है यह दिवस भारत में कब 2013 से भारत में मनाया जा रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को कोई स्पष्ट क्लैरिटी नहीं है, कोई परिभाषा ऐसा परिभाषित नहीं किया गया अल्पसंख्यक वर्ड को कि क्या अल्पसंख्यक है। ठीक है, बट भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो देखा जाए तो मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, छह
भारत में जो है राष्ट्र नेशनल लेवल पर क्या मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को जो है धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता जो है दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार ये भी कहा था कि ये जो अल्पसंख्यक का है इसको राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर जो है इसको देना चाहिए, मान्यता देना चाहिए, ठीक है। बट अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो है मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी यानी 6 को जो है माइनॉरिटी का जो है दर्जा दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है मुसलमान लगभग 14.2% के साथ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। 2011 की जनगणना, अगली जनगणना कब होगी बताइए? 2027 में। 2027 में पूरी हो जाएगी, 26 से शुरू होगी, 27 में पूरी हो जाएगी। होना चाहिए था 2021 में, बट नहीं हो पाया, ठीक है। पहली डिजिटल जनगणना होगी 2027 में। तो 2011 के अनुसार जो है मुसलमान लगभग 14.2% के साथ सबसे बड़ा जो है माइनॉरिटी वर्ग है, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप है। राष्ट्रीय नमूना सर्वे के अनुसार जो है ईसाई समुदाय में साक्षरता और शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक है। अगर इन 6 समुदायों की हम बात करें, 6 अपना अल्पसंख्यकों की बात करें, तो उसमें ईसाई समुदाय जो है वो सबसे अधिक साक्षर लिटरेट है, ठीक है। और मुसलमानों में जो है, मुसलमानों में उच्च शिक्षा में कमी पाई गई है। मुसलमानों को जो हायर एजुकेशन में जो है वो कमी पाई गई है। सिख परिवारों की बात करें तो सिख परिवारों का प्रति व्यक्ति आय व्यय प्रति व्यक्ति व्यय खर्चा बहुत अधिक है। सिख परिवारों का पर पर्सन जो एक्सपेंडिचर है वो सबसे अधिक है इन 6 में से। 1992 में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक संरक्षणों की निगरानी, अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच, नीतिगत सलाह देने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, ठीक है, एनएमसी का गठन किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। सरकार द्वारा भी इनके लिए काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे योजना सरकार हर मंत्रालय जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ही बना हुआ है, उसके तहत कई योजनाएं चलती हैं। नई रोशनी, जियो पारसियों को बढ़ावा देने के लिए, हमारी धरोहर, उनकी संस्कृति को ये करने के लिए, उस्ताद, ट्रेडिशनल आर्ट वगैरह में ट्रेनिंग देने के लिए, नई मंजिल, नया सवेरा, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, काफी सारे जो है प्रयास जो है किए जा रहे हैं इनको बढ़ावा देने के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 भी अल्पसंख्यकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। 29 क्या करता है? आर्टिकल 29 क्या करता है? 29 किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। माइनॉरिटी के ये दोनों पे लागू होता है, माइनॉरिटी ऑब्लिक नॉन माइनॉरिटी, ठीक है। इसीलिए इसको ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यक को बात कर रहा है, किसी भी वर्ग के नागरिकों की बात कर रहा है। ये माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी दोनों में से किसी भी वर्ग के नागरिकों का अपना विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण का जो है अधिकार है। 30 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। मदरसे चलते हैं ना, मुसलमानों के मदरसे चलते हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स चलते हैं, ठीक है। तो धार्मिक पारसियों के भी चलते हैं। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है अपनी पसंद का जो है शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 350A ये भी अल्पसंख्यकों की बात करता है। इसमें कहा गया है कि माइनॉरिटी जो लैंग्वेज वाले माइनॉरिटी है, भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनके बच्चों को जो है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान जो है किया गया है। और 350B ये भी इनकी बात करता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करने की बात की गई है लैंग्वेज माइनॉरिटीज के लिए, जो क्या करेगा, राष्ट्रपति को सुरक्षा उपायों की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा, ठीक है। ये प्रावधान भारतीय संविधान में 29, 30, 350A, 350B ये सब जो है रिलेट करता है माइनॉरिटी कम्युनिटी से, ठीक है। माइनॉरिटी को रिलेट करता है और उनके संविधान को संरक्षण जो है उनको संवैधानिक संरक्षण जो है वो प्रदान करता है। किस देश में छात्रों द्वारा भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने तथा आक्रामक रैली निकालने के कारण भारत ने उस देश में वीजा आवेदन केंद्र को अस्थायी टेम्पोररीली बंद किया है, टेम्पोररी रूप से बंद कर दिया गया है, ठीक है। वीजा एप्लीकेशन केंद्र, वीजा एप्लीकेशन सेंटर टेम्पररी क्लोज कर दिया है, टेम्पररी क्लोज, क्योंकि वहां पे जो अपना उच्चायुक्त आवास है वहां पे आगे जो है काफी प्रदर्शन किया गया। कहां द्वारा? छात्रों द्वारा। अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। उत्तर है बांग्लादेश में काफी उथल पुथल मचा हुआ है,
तो बांग्लादेश इसका उत्तर है। बांग्लादेश में छात्रों द्वारा जो है भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने तथा आक्रामक रैली निकालने के कारण भारत ने वहां स्थित वीजा आवेदन केंद्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायुक्त जो है रियाज हमीदुल्लाह, उनको भी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने तलब करके इसके कारण पूछे हैं कि क्यों वहां पे आक्रमण हुआ और इसकी आक्रामक रैली निकाली गई और इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को क्यों नहीं टाइमली प्रेषित की गई। अमेरिका द्वारा अब तक कितने देशों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध, ट्रैवल प्रतिबंध जो है लागू कर दिया गया है? ठीक है, 7, 19, 12, 25। ठीक है, तो उत्तर इसका क्या है? 19। पहले था 12, ये पहले था 12, 7 अभी जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया, 19 हो गया टोटल संख्या। अमेरिका ने जून 2025 में 12 देशों के नागरिकों पर लगाए गए पूर्ण यात्रा प्रतिबंध के दायरे की सूची को एक्सटेंड करके 7 और देशों को जो है नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही पूर्ण यात्रा प्रतिबंधित देशों की संख्या कितनी हो गई? 19। नए देशों में कौन कौन? बर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान, सीरिया के नागरिक और फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा जारी यात्रा दस्तावेजों के धारक, लाओस तथा सिएरा लियोन। ये सारे जो है 7 कंट्री को जो है अभी और बैन कर दिया है, यानी टोटल 19 कंट्री को इसने जो है अपने देश में यात्रा से पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके देश में यात्रा इसके नागरिक नहीं करेंगे। इसके अलावा अन्य 15 देश पर जो है आंशिक पार्शियल लगाया है, पार्शियल प्रतिबंध भी लगाया है। किसमें? 15 देशों पे। इसमें जिम्बाब्वे, जाम्बिया, ये सब देश जो है शामिल है। इन पे भी जो है पार्शियल प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ओमान, ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ ओमान, द फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? भारत। ये काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है ओमान के सुल्तान की। अभी बात हुई थी 4-5 क्वेश्चन पहले हैथम बिन तारिक की, काफी कूटनीतिक आदमी है और राजनीतिक आदमी है, ठीक है ना। तो हैथम बिन तारिक ने जो है भारत ओमान संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया है। सुल्तान काबूस बिन सईद द्वारा 1970 में यह सम्मान की स्थापना की गई थी और यह जो इनसे पहले काबूस बिन सईद सुल्तान हैथम से पहले थे। 1970 में स्थापित यह सम्मान वैश्विक नेताओं को सार्वजनिक जीवन और द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री ने 17 से 18 दिसंबर 25 को ओमान की यात्रा की। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के कितने 70 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। 70 वर्ष दोनों के पूरे हो गए राजनयिक संबंधों के। इस दौरान क्या हुआ? दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत घनिष्ठ आर्थिक और वाणिज्यिक जुड़ाव की मजबूती एवं उसका विकास, व्यापार बाधाओं को कम करके एक स्थिर ढांचा बनाकर दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में अवसरों को खोलना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। अब आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जो यहाँ गए थे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट समझौते हुए दोनों देशों के बीच। ओमान की यात्रा पे जो 2 दिवसीय यात्रा पे थे तो कुछ इंपॉर्टेंट समझौते हुए हैं। वो कौन से समझौते हुए हैं तो देखते हैं। इस दौरान क्या हुआ? दीर्घकालिक ऊर्जा व्यवस्था, एनर्जी की बात हुई, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनियम परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा सहयोग कॉर्पोरेशन की बात हुई, चर्चा की गई। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ओमान जो है शामिल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उस सोलर एनर्जी वाला जो गठबंधन है उसमें ओमान इस वर्ष शामिल हुआ है, उसकी सराहना की। भारत ने ओमान को क्या आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में भी शामिल होने के लिए इनवाइट किया, ठीक है। लोथल में जो है राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिषद सहित सामुद्रिक संग्रहालयों के समर्थन हेतु सहयोगात्मक साझेदारी की स्थापना, साझा सामुद्रिक विरासत को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा, द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कलाकृतियों और विशेषज्ञता के आदान प्रदान, संयुक्त प्रदर्शनियों, अनुसंधान और क्षमता निर्माण की सुविधा, ठीक है।
कृषि क्षेत्र में क्या, साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन के संबंध क्षेत्रों में फ्रेमवर्क अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति, बागवानी, एकीकृत कृषि प्रणाली, सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में सहयोग, मानव और सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नए ज्ञान और नवीन प्रणालियों को तैयार करने के लिए पारस्परिक हित के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, ज्वाइंट इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजीज है उनको, नई प्रणालियां हैं उनको जो है ज्वाइंटली ये हैंडल करेंगे। विशेष रूप से अनुसंधान से जुड़े संकाय, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के आदान प्रदान, यानी एक दूसरे देश को जो है साइंटिस्ट या जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको जो है आदान प्रदान की सुविधा। श्री अन्न, किसको, मिलेट्स को जो श्री अन्न का दर्जा दिया गया है, के उत्पादन, अनुसंधान और संवर्धन को आगे बढ़ाने के लिए भारत की वैज्ञानिक विशेषता, यानी भारत का जो साइंटिफिक क्वालिटी है उसको, और ओमान का जो कृषि जलवायु स्थिति है उसको, दोनों मिलकर जो है सहयोग ढांचा स्थापित करना। क्षेत्रीय सामुद्रिक सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी को, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती, और इनका ओमान का चल रहा है ओमान विजन 2040 और भारत का क्या चल रहा है, भारत विजन 2047। दोनों के बीच जो है तालमेल बिठाना, ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो है दोनों देशों के बीच जो है समझौते पर सहमति बनाई है। तो भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा जो है वो काफी फ्रूटफुल रही, बहुत अच्छी रही। वहां पे उन्होंने जो है छात्रों से भी संवाद किया और वहाँ जो भारत के नागरिक रह रहे हैं उनसे भी संवाद किया और काफ़ी इन चीज़ें जो है बताई, अपने देश की जो अच्छी तरक्कियां हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी। यूपीआई पेमेंट्स के बारे में उनको बताया कि किस तरह जो है यूपीआई पेमेंट्स जो है सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें जो है भारत का जो है वहाँ पे बताया गया और ओमान के लोगों को जो है आमंत्रित भी किया गया कि भारत में आके जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करें, हायर एजुकेशन लें और जो अनुसंधान करता है उनको भी भारत में आके प्रयोग करने के लिए इनवाइट किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एम्स एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कौन सा एम्स देश का पहला एम्स बन गया है जहां जेन जेड डाकघर की स्थापना की गई है। जनरेशन जेन जी जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई है। कहां पे, तो उत्तर है इसका विजयपुर में की गई है। नई दिल्ली, पटना, विजयपुर, लखनऊ सब जगह एम्स है। विजयपुर कहां पे है पता है आपको, कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर का है एम्स विजयपुर। देश का पहला एम्स बन गया है जहां जेन जेड डाकघर की स्थापना की गई है। डाकघर का लक्ष्य क्या है, पारंपरिक डाक सुविधाओं को युवा केंद्रित औद्योगिकी सक्षम सेवा केंद्रों में बदलना। बेसिकली वहाँ है यही है, युवा केंद्रित सारी चीजें जो है फैसिलिटीज। इससे पहले भी कई जगहों पे कई राज्यों में स्थापित हो चुका है। कर्नाटक में भी अभी शुरू हो गया है। कर्नाटक में भी राज्य का पहला जैन जी थीम वाला पोस्ट ऑफिस आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थित अचित नगर पोस्ट ऑफिस जो है उसको बनाया गया। तो हर स्टेटों में जो है ये शुरू हो गया है। माताबाड़ी सर्किट योजना किस राज्य को वैश्विक संस्कृति और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की व्यापक योजना है। माताबाड़ी सर्किट योजना किसकी है, कर्नाटक, त्रिपुरा, केरल, असम, किसकी है? उत्तर इसका है त्रिपुरा। त्रिपुरा का है ये, ख नंबर इसका उत्तर है। माताबाड़ी सर्किट परियोजना जो है त्रिपुरा में एक महत्वपूर्ण पर्यटन विकास पहल है जिसका उद्देश्य त्रिपुरा के माताबाड़ी मंदिर और आसपास के ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ना ताकि स्थानीय संस्कृति के साथ साथ जो है व्यंजन भी है इसमें ऐड, व्यंजन को भी बढ़ावा मिले, ठीक है। उसी के लिए माताबाड़ी सर्किट परियोजना जो प्रोजेक्ट जो है त्रिपुरा में चलाया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं ब्लूमबर्ग की वर्ल्ड 25 रिचेस्ट फैमिली की लिस्ट आ गई है। भारत के सिर्फ अंबानी इस परिवार इसमें शामिल है, ठीक है। तो वर्ल्ड का है 25 रिचेस्ट अमीर, इसमें एक अंबानी परिवार अपना भारत का है। इनकी संपत्ति 105.6 अरब डॉलर आकी गई है। सूची में टॉप पे वॉलमार्ट के मालिक वाल्टन का परिवार जो है वो पहले स्थान पे है। देश के पश्चिमी सीमा के रेतीले इलाके का सबसे घातक हथियार AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का आर्मी वर्जन जो है इसका पूरा खेप जो है भारत को अमेरिका से जो प्राप्त हो गया। अमेरिका से डील हुई थी, 2021 की डील थी, पहले 2015 में हुआ था, उसके बाद फिर 2021 में डील हुई और उसके तहत जो है
पहले 3 जो है वो आ गए थे जुलाई में, जुलाई 25 में जोधपुर आ गए थे पहले 3, और अभी 3 जो है नए अभी आए हैं। तो ये जोधपुर में थल सेना की आर्मी एविएशन कोर के स्क्वाड्रन में इसको शामिल किया जाएगा। इसकी जो ये है मारक क्षमता है, 1 मिनट में 128 टारगेट को हिट कर सकता है, 76 मिसाइल लेकर उड़ान भरता है, और भारत के पास इससे पहले 25 ऐसे हेलीकॉप्टर अपाचे हैं। इसको जो है उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है, ठीक है, आकाश में उड़ता हुआ टैंक भी इसको कहा जाता है, इतना घातक है ये, ठीक है। हवा में उड़ता टैंक कहलाया जाता है इसको, हवा में उड़ता हुआ टैंक। इंग्लैंड ने एक बड़ी दृष्टिहीनों के लिए, जो ब्लाइंड्स हैं उनके लिए एक नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है, जिससे वे लाइव क्रिकेट मैच देख सकेंगे। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इंग्लैंड ने जो है, वैज्ञानिकों ने एक तकनीक का विकास किया है। तकनीक गिव विजन नाम की एक कंपनी है, उसने तैयार किया है, जिसमें एक वीआर सेट हेडसेट के जरिए जो है लाइव क्रिकेट मैच की तस्वीर कहां डाली जाती है, सीधे आंख के उस हिस्से तक पहुंचाई जाती है जो अभी भी काम करता है। यानी आंख के अंदरूनी हिस्से के वो हिस्से को पहचान करके उस हिस्से तक उस तस्वीर को भेजा जाता है जो कि अभी फंक्शनल है, जो ब्लाइंड्स व्यक्ति है उसके। परीक्षण इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में जो है इसका परीक्षण किया गया और सफल परीक्षण हुआ, ठीक है। 2025 में गूगल पर संख्या क्या, 520 13 14 520 1314 भारत में टॉप सर्च पे रहा, टॉप सर्च इन इंडिया, टॉप सर्च इन इंडिया। इस शब्द का भावार्थ क्या है, इसके ये जो अर्थ है, ये इसका कोई ऐसे तो कोई मतलब नहीं है, ना ये कोई कोड है, इसका एक भावनात्मक अर्थ निकाला गया है। भावनात्मक अर्थ ये है कि चीनी इंटरनेट संस्कृति में जो है 520 को जो है उच्चारण कैसे किया जाता है, वो आई नी, 520 को जो है चीनी इंटरनेट संस्कृति में उच्चारण वो आई नी जैसा होता है, जिसका अर्थ क्या है, आई लव यू। जबकि 13-14 का अर्थ माना जाता है पूरी जिंदगी, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ हो गया भावार्थ, मैं तुमसे पूरी जिंदगी प्यार करता रहूंगा, ठीक है। इस शब्द का 5201314 इसे प्यार जताने के डिजिटल तरीके के रूप में जो है अपनाया गया और टॉप सर्च इन इंडिया रहा इस बार 2025 में, गूगल का टॉप सर्च, ठीक है। 2014 से 2021 तक भारत के फील्डिंग कोच रहे कौन, आर श्रीधर काफी फेमस रहे, लगभग 300 अंतरराष्ट्रीय मैचों में जो है ये फील्डिंग कोच रहे। 2014 से 21 काफी 7 साल होता है, ठीक है। श्रीलंका के क्रिकेट टीम में अपना फील्डिंग कोच अभी नियुक्त कर दिया है इनको, ठीक है। श्रीलंका का क्रिकेट टीम ने इनको अपना फील्डिंग कोच नियुक्त कर दिया है और ये फील्डिंग कोच अभी जब तक ये T20 वर्ल्ड कप होगा उस तब तक जो है इसके श्रीलंका के ये फील्डिंग कोच रहेंगे। देश की पहली मिस इंडिया कौन थी, मेहर कैस्टेलिनो, 1964 में मिस इंडिया बनी थी ये, उनका जो है निधन हो गया। पहली बार मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता था, मेहर कैस्टेलिनो, देश की पहली मिस इंडिया। आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम पुरुष T20 इंटरनेशनल बॉलर्स रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर हैं 881 रेटिंग अंक के साथ। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज जैकब डफी। पूर्व प्रधानमंत्री कौन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पर लिखी गई एक किताब का विमोचन हुआ है, अटल संस्मरण नामक किताब का विमोचन हुआ। इसके लेखक हैं 1998 से 2004 तक इनके मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन जो है, अशोक टंडन, ये इन्होंने इनका जो है ये किताब लिखा है। इसमें अटल संस्मरण में अटल जी से संबंधित काफी बातें जो है लिखी गई हैं। फीफा ने अपना अवार्ड जो है वो जारी कर दिया है, बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 जो है वो जारी कर दिया गया है। दोहा कतर में आयोजन हुआ कार्यक्रम का 2025 का फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025। इसके अंतर्गत पुरुष वर्ग की बात करें तो फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर कौन बना, फ्रांस के ओस्मान डेम्बेल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर पुरुष में फ्रांस के जियान लुइजी डोनारुमा को दिया गया। पुरुष कोच ऑफ द ईयर लुइस एनरिक। और पुस्कास अवार्ड, ये अवार्ड क्या है, पुरुष सर्वश्रेष्ठ गोल का किसमें, पुरुष वर्ग में दिया जाता है। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए जो है ये पुस्कास अवार्ड जो है दिया जाता है। अर्जेंटीना के सेंटियागो मोंटियल को जो है ये दिया गया। महिलाओं की बात करें तो महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर कौन, बार्सिलोना की आइताना बोनमती बनी। आइताना बोनमती को जो है बार्सिलोना की इसको महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर दिया गया, ठीक है।
सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर इंग्लैंड की हन्ना हैम्पटन, इसको लगातार दूसरी बार दिया गया, लगातार दूसरी बार, ठीक है। गोलकीपर किसको मिला, इंग्लैंड की हन्ना हैम्पटन को। महिला कोच ऑफ द ईयर सेरेना विलियम्स को। और मार्टा, जैसे सर्वश्रेष्ठ गोल पुरुष वर्ग में उसको पुस्कास कहते हैं, उसी तरह महिला बॉल में सर्वश्रेष्ठ गोल को जो है मार्टा कहा जाता है। तो मार्टा अवार्ड मैक्सिको की लिजबेथ ओवाले को प्रदान किया गया। ये नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। और इंपॉर्टेंट इसमें बेसिकली जो आता है ना, पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर या महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर, यही सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है, बाकी चीजें उतनी नहीं। एक पुस्कास और मार्टा का ध्यान रखिएगा, दोनों सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए है। पुस्कास पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए है, पौ से पुस्कास, पौ से पुरुष, ध्यान रख लीजिएगा, पुस्कास है तो पुरुष वर्ग में है। और मौ से महिला, मौ से मार्टा, मार्टा अवार्ड पुरुष अपना महिला वर्ग में दिया जाता है। मौ से महिला, मौ से मार्टा, दोनों सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए पुरुष और महिला का अलग अलग है। यही दो चीज आपको ध्यान रखने का है, पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर और महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर। पुरुष खिलाड़ी फ्रांस का मिला और महिला खिलाड़ी बार्सिलोना का मिला, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी तथा महात्मा गांधी एवं छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान नेताओं के असंख्य कृतियों में योगदान के साथ देश की सांस्कृतिक विरासत पर अमिट छाप छोड़ने वाले देश के प्रतिष्ठित मूर्तिकार श्री राम सुतार का निधन हो गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाई हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में, उनका मूर्तिकार ये श्री राम सुतार ही थे, इनका जो है निधन हो गया। एयर इंडिया को ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस का जो है अवार्ड दिया गया है। लगातार दूसरी बार इनको यह सम्मान जो है मिला है। ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड 2025 में एयर इंडिया जो विमान कंपनी है भारत की, एयर इंडिया, उसको दिया गया है ये प्राइज। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ अमेरिका BOAF, ठीक है, बैंक ऑफ BOFA लिखते हैं इसको, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI एप्लीकेशन के सक्रिय उपयोगकर्ताओं का दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। AI एप्लीकेशंस, चैट GPT और जो जितने भी AI से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, जेमिनी वगैरह हो गया, इन सब का उपयोगकर्ताओं में दुनिया का सबसे टॉप पे है। भारत AI प्लेटफॉर्म का जो है दैनिक सक्रिय डेली यूजर्स और मंथली यूजर्स दोनों के मामले में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पे है। AI के जो एप्लीकेशंस हैं उसका डेली यूजर्स और मंथली यूजर्स दोनों में जो है भारत टॉप पे है। रिटायर्ड IPS अधिकारी कौन, प्रशांत कुमार क्या थे, DGP थे। कहां के, DGP, कहां के, यूपी के, उत्तर प्रदेश। इनको क्या है, रिटायर हो गए ये, तो इनको जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन इसलिए किया गया, क्वालिटी टीचर्स की बहाली के लिए इसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यकाल इनका अगले 3 साल तक चलेगा, या इनकी उम्र 65 वर्ष, दोनों में से जो हो जाए वो तब तक इनका कार्यकाल चलेगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की कौन, साईं जादव महिला है, पहली महिला प्रादेशिक सेना अधिकारी हैं जिन्होंने IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ये पास आउट हुई, जो कि इस एकेडमी के 93 साल के इतिहास में पहली बार है। 93 इयर्स के ये हिस्ट्री में जो है पहली बार है जब ये पास आउट हुई है कोई महिला। इससे पहले खाली यहां से पुरुष पास होते थे। 14वां ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 25 में सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। 14वां ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2025 में सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को। इसमें विशाल इंडोर गार्डन, दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल और मनोरंजन क्षेत्र, दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल यहाँ पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल अगर पूछेगा किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे है, तो वो सिंगापुर के चांगी हवाई एयरपोर्ट पे है, ठीक है। तो ये इसको जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करें, प्लीज कमेंट आपको कैसा लगा सेशन। इसका PDF आपको मिल जाएगा लिंक में, आप जाके लिंक में इसको डाउनलोड कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपने जो देखा है।
अब इससे नोट्स बनाइए आप, हर एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा नोट्स, प्रिपेयर नोट्स, ठीक है। रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। फिर हम कल मिलेंगे इसी तरह नए सेशन के साथ, नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ और नए डिस्क्रिप्शंस के साथ। पूरी तरह हर क्वेश्चन को आपने देखा ही, हर क्वेश्चन को पूरी तरह डिस्क्राइब किया गया और हर क्वेश्चन को पूरी तरह बताया गया जिससे आपको कोई भी डाउट उसमें ना रहे और उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकें। तो इसी तरह हम फिर कल आपके लिए सेशन लेके आएंगे। तब तक आपने थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की और अपनी तैयारी को जो है पूरे जोर शोर के साथ जारी रखिए जब तक सफलता आपके कदम नहीं चूम लेती है। तब तक के लिए थैंक्स, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।